हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक। जो है ये एक जियोलॉजिकल डिजास्टर है जो अर्थ से रिलेटेड है, उसके टेरेस्ट्रियल से रिलेटेड है। ठीक है, तो अर्थक्वेक होता क्या है? एक्चुअल में अर्थक्वेक क्या होता है? शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब कि अर्थ सरफेस जो होता है वो जब वाइब्रेट करता है, किसकी वजह से? भूकंप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो वाइब्रेट करता है, उसकी शेकिंग जो होती है वो अर्थक्वेक कहलाता है। ठीक है, अब अर्थक्वेक होता कहाँ पे है? लिथोस्फेयर के अंदर। ये इमेज दिख रही है आपको, इसके अंदर क्या है कि ये अर्थ की स्ट्रक्चर। ठीक है, अर्थ की स्ट्रक्चर का ये जो पार्ट इसमें शो हो रहा है, अंदर ही सबसे नीचे की तरफ जो है आपको कोर जो है इसकी लेयर दिखाई दे रही है, उससे ऊपर मेंटल है, उससे ऊपर क्रस्ट है। कोर आपकी दो टाइप की, एक इनर कोर एक आउटर कोर। इनर कोर जो है सॉलिड है, आउटर कोर आपकी लिक्विड है। ठीक है, अब जो मेंटल है वो पहले लिक्विड की फॉर्म में, फिर लिक्विड से धीरे धीरे ऊपर की आती जाती है और सॉलिड होती जाती है। ठीक है, अब जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो कौन सा है? आपका क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट आपका 0 से 100 किलोमीटर की थिकनेस तक का होता है। और जो अब ये 0 से 100 किलोमीटर की थिकनेस है, और उससे नीचे मेंटल की जो 100 से 200, कहने का मतलब अर्थ सरफेस से 0 से लेकर 200 तक की जो किलोमीटर की डेप्थ है, वो जो लेयर है उसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको राइट टॉप कॉर्नर के अंदर लिथोस्फेयर जो है आपको सो रहा है, लिथोस्फेयर क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। अब जो ये लिथोस्फेयर है, यहीं पे जो है आपका अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, ये कोई जो अर्थ के बॉटम से नहीं आता है, ये यहीं से जनरेट होता है। ठीक है, अब जो है लिथोस्फेयर, वहां से जो सेस्मिक वेव्स क्रिएट होती है, वो सेस्मिक वेव क्या होती है कि ऊपर की तरफ आती है। और वो सेस्मिक वेव किसकी वजह से जनरेट होती है कि वहाँ पे एनर्जी जो है वो एकदम सडन रिलीज होता है एनर्जी का, तो वहाँ पे जो वेव्स बनती है, या जो एनर्जी वेव जो होती है जिनको हम सेस्मिक वेव बोलते हैं, वो ऊपर की तरफ आती है और वो क्या करती है? अर्थ की शेकिंग करती है। ठीक है, ये जो आपका अर्थ पोर्शन है लिथोस्फेयर वाला 200 किलोमीटर का, वहाँ होता है। ठीक है, और ये जो आपका अर्थक्वेक होता है इतना वीक भी हो सकता है कि इसको बिल्कुल फील भी नहीं हो, और इतना भी हो सकता है कि कोई पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको हवा में भी ये उछाल सकता है। ठीक है, या एक पूरी जो सिटी होती है उसको बिल्कुल डैमेज कर सकता है, ग्राउंड लेवल पे ला सकता है उसको। ठीक है, आपका अर्थक्वेक इतना मतलब पावरफुल भी हो सकता है, और एक जीरो मैग्नीट्यूड का भी हो सकता है जिसको आप फील भी नहीं कर पाओ इतना। ठीक है, अब जो कोई भी एरिया, तो उसकी सेस्मिसिटी जो है किसके बेसिस पे देखी जाती है? उसकी सेस्मिसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, जो आपका अर्थक्वेक आया है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितना ज़्यादा आ रहा है, एक फिक्स टाइम इंटरवल में कितने टाइम्स ज़्यादा आ रहा है, या फिर उसका टाइप क्या है कि मतलब कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना ज़्यादा है, और अर्थक्वेक की साइज कितनी है, कहने का मतलब उसने डैमेज कितना बड़ा किया है या कितने बड़े एरिया को उसने कवर किया है एक फिक्स टाइम पीरियड में। वहाँ से किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया की सेस्मिसिटी देखी जा सकती है। ठीक है, कि वो कितना मतलब कि आपका अर्थक्वेक के केस में एक्टिव एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब जो अर्थक्वेक होता है वो खुद को मैनिफेस्ट करवाता है, मतलब खुद को जो प्रेजेंट, खुद की प्रेजेंस जो होती है वो कैसे शो करता है? जो अर्थ है सरफेस, उसकी शेकिंग करके वो अपने आप को अपनी प्रेजेंस शो करता है, या जो ग्राउंड है उसकी उसको डिस्प्लेस कर देता है। उसके बीच, जैसे बीच में एक करेक आ जाता है लंबा, और आपके दरार सी पड़ जाती है जिसको ट्रेंच बोल सकते हो आप, तो वो बन जाती है, आपका ग्राउंड जो है डिसरप्ट हो जाता है। तो वो उस तरीके से जो अर्थक्वेक होता है वो अपनी प्रेजेंस को शो करता है। ठीक है, अब जैसे आपका अर्थक्वेक है, अगर उसका एपिसेंटर जो होता है, एपिसेंटर वो पॉइंट जहां पर अर्थक्वेक सबसे पहले अर्थ सरफेस के ऊपर फील किया जाता है। ठीक है, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। अगर एपिसेंटर जो है अर्थक्वेक अगर जो ऑफशोर है, कहने का मतलब किनारे के पास में है, जस्ट समुद्र के अंदर है, अंदर की तरफ है लेकिन किनारे के पास में है। ठीक है, तो वो क्या है, जो वहाँ की सीबेड जो है उसको डिसमेंटल कर सकता है। ठीक है, जो समुद्र की जो सतह है उसको डिसमेंटल कर सकता है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है? आपकी सुनामी आ सकती है। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड भी आता है, जैसे अगर हिली एरिया के अंदर अर्थक्वेक आता है। ठीक है, और जो वहाँ की सॉइल मास है वो प्रॉपरली सपोर्टेड नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? लैंडस्लाइड भी हो सकता है। और अगर कोई वोल्केनो जहाँ पे एक्टिव है किसी पहाड़ी के अंदर ऑलरेडी, और वहाँ पे अभी वो प्रेजेंट टाइम में शांत है, ठीक है, और अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से वो एक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड भी हो सकता है, वोल्केनिक एक्टिविटी भी हो सकती है, आपकी सुनामी भी आ सकती है, और अदर सेकेंडरी जो डिजास्टर है वो भी क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपने अर्थ की स्ट्रक्चर देखी है, लिथोस्फेयर जो है जहाँ पर 0 to 200 किलोमीटर, वहाँ पर जहाँ पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, अब जो है अर्थक्वेक के कोजेस क्या क्या हो सकते हैं? अर्थक्वेक जो है मेनली क्यों आता है? कहीं पे भी डिसइक्विलिब्रियम होता है अर्थ के किसी भी पार्ट के अंदर, या जो बल्कि ऊपर क्रस्ट वाला जो है किसी भी पोर्शन के अंदर अगर जो है डिसइक्विलिब्रियम होता है, कहने मतलब अगर कोई भी चीज़ है, जैसे
दो पर्सन है एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं, वो जब तक बैलेंस रहेंगे एक दूसरे के बराबर पावर रहेगा, कोई भी आगे नहीं जाएगा और कोई भी पीछे नहीं जाएगा, दोनों एक दूसरे को धक्का लगाते रहेंगे और वहीं एक जगह टिके रहेंगे। लेकिन अगर एक का पावर ज़्यादा होगा और एक का कम होगा तो जो ज़्यादा पावर वाला होगा वो दूसरे वाले को धकेल देगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ, उन दोनों का बैलेंस नहीं बना, कहने का मतलब डिसइक्विलिब्रियम है उन दोनों के बीच में। और जैसे अगर अर्थ के अंदर भी जो है हमेशा बैलेंस बना हुआ होता है, लेकिन अगर एक चीज दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है तो वो एक जगह से टिकी हुई है, लेकिन जब तक रजिस्ट कर पा रही है, लेकिन जब उसके रजिस्ट करने की से ज्यादा पावर उसके ऊपर लगेगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगी और वहां पे डिसइक्विलिब्रियम होगा और वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो अर्थक्वेक की फॉर्म में हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब जो है अर्थ के अंदर जो डिसइक्विलिब्रियम होने की क्या क्या रीजन है, सबसे पहला आपका वोल्केनिक इरप्शन, सेकंड आपका फोल्टिंग एंड फोल्डिंग, थर्ड है आपका अप वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग, फोर्थ आपका हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, प्रेशर ऑफ मैन मेड वाटर बॉडी सच एज रेजर्वोयर एंड लेक्स ईटीसी, और फिफ्थ है आपका अर्थ प्लेट मूवमेंट, ठीक है। अब जो है नीचे आपकी डेफिनेशन लिखी है, फोकस और हाइपोसेंटर एंड एपिसेंटर। हाइपोसेंटर कौन सा होता है, हाइपोसेंटर अर्थक्वेक का वो पॉइंट होता है ओरिजिन का, अर्थ सरफेस के अंदर क्रस्ट जो लिथोस्फेयर वाली लेयर है उसके अंदर, कहीं जमीन के अंदर वो पॉइंट होता है जहां से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, उसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं। और हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होता है जहां पे अर्थक्वेक को सबसे पहले फील किया जाता है, ठीक है, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। ये इमेज दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर जो है दो प्लेट के बीच में या दो रॉक के बीच में फॉल्ट आ गया है, ठीक है। जो ब्लैक लाइन से आपको फॉल्ट दिखाई दे रहा है, अब जो एरो है वो क्या कर रहा है, दोनों रॉक के मूवमेंट को शो कर रहा है। जो आपकी राइट वाली रॉक है वो नीचे की तरफ जा रही है या अपनी जगह कह सकते हो, और दूसरी वाली जो है लेफ्ट वाली रॉक वो क्या कर रही है, या तो ऊपर जा रही है या अपनी जगह। कहने का मतलब दोनों भी मूव कर सकती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, या हो सकता है दोनों में से एक मूव कर रही हो और एक स्टेशनरी पोजीशन में हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि जिस जगह अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है या जहां से एनर्जी का रिलीज होती है, ठीक है, वो एनर्जी वाला जो पॉइंट होगा उसको आप फोकस बोलोगे या हाइपोसेंटर बोलोगे, ठीक है। लेकिन उसको अगर आप जस्ट जैसे अर्थ का सेंटर है वहां से एक पॉइंट रेडिएट करता हुआ फोकस से पास होता है, ठीक है, तो वो सीधा अर्थ सरफेस के ऊपर आएगा, और अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होगा जो फोकस के ठीक ऊपर होगा उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। और एपिसेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे अर्थक्वेक को सबसे पहले फील किया जाता है, उस पर्टिकुलर हाइपोसेंटर से निकलने वाले अर्थक्वेक को, ठीक है। अब जो है इसमें हमने 5 रीजन जो देखे थे अलग अलग कि अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है, मेजरली जो है ये 5 रीजन से जिनकी वजह से आता है, जो मैक्सिमम अभी तक कंसीडर किए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला है आपका वोल्केनिक सेंसिटिविटी, सेस्मिसिटी, ठीक है। अब वोल्केनो जो है वो किस तरीके से आता है, तो वोल्केनो क्या होता है, अर्थ के अंदर जो लावा होता है या मैग्मा जो होता है वो क्या करता है कि आपकी जो है रॉक्स होती है उसके ऊपर पावर लगाता है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है आपका मैग्मा, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जो आपकी अर्थ के अंदर जो रॉक होती है उन रॉक के ऊपर प्रेशर लगाता है तो वो रॉक जो होती है उसको रजिस्ट करती है, लेकिन एक धीरे धीरे क्या होता है वो रॉक बेंड होती जाती है, और एक टाइम आता है जब रॉक के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाता है। फिर जब क्रैक आते हैं तो वो जो मैग्मा होता है या जो लावा होता है वो क्या करता है, उस क्रैक के अंदर घुस जाता है, उस क्रैक के अंदर घुस करके वापस फिर से पाव जो है उसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करता है। इस तरीके से क्या होता है कि वो रॉक के अंदर क्रैक बढ़ते जाते हैं और वो उसके अंदर एंटर होता जाता है, और एक टाइम आता है जब आपकी रॉक एक ब्रिटल नेचर की तरह बिहेव करती है और टूट जाती है, ठीक है। और वो जैसे ही टूटती है तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है, या वो टूटती है तो उसकी वजह से जो है वाइब्रेशन जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। अब वो वाइब्रेशन आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं वो अर्थ के ऊपर की तरफ फील नहीं होते, लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं वो अर्थ के सरफेस के ऊपर फील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका था फॉल्ट एंड फोल्ड, ठीक है। तो फॉल्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे दो रॉक लेयर है, ठीक है, वो क्या करती है आपस के अंदर जब मूव करती है तो वो क्या करती है उनके बीच में एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन होता है, ठीक है। जैसे फुटवॉल आपको फर्स्ट वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। कंप्रेशन हो रहा है तो एक तो हैंगिंग वॉल है आपकी, एक फुटवॉल है, ठीक है। अब जो हैंगिंग वॉल और फुटवॉल क्या एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, तो इनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी, एक दूसरे के ये मूव नहीं कर पाएगी अगेंस्ट में, ठीक है। मूव नहीं कर रही है लेकिन फोर्स अभी भी उनके ऊपर लग रहा है, ठीक है। और जैसे ही फ्रिक्शन जो है उससे ज़्यादा एक फोर्स हो जाता है, जो फ्रिक्शन की लिमिट है उससे ज़्यादा फोर्स होगा, तो आपका जो है जो रॉक होगी एक एट ए टाइम मूव करेगी, और जैसे ही मूव करेगी तो वहाँ से एनर्जी का रिलीज होगा या फिर वाइब्रेशन वहाँ से रिलीज होगी, और वो वाइब्रेशन अर्थक्वेक की फॉर्म में जो है दिखाई देते हैं या अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं, ठीक है।
अब जो है नेक्स्ट वाला है आपका नॉर्मल फोल्डिंग, जो आपको सेकंड वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक्सटेंशन हो रहा है। एक्सटेंशन के अंदर क्या है कि ये भी जो फुटवॉल और जो हैंगिंग वॉल है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे भी फ्रिक्शन हो रहा है, और जैसे फ्रिक्शन जो है एक लिमिट तक रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा जैसे ही वो उसको रजिस्ट करने में कम होगा तो आपका जो है वहाँ पे वाइब्रेशन होगा। या फिर थर्ड वाला आपका स्ट्राइक स्लिप फोल्डिंग, इसमें जो दो है रोक जो है अप एंड डाउन डायरेक्शन में मोशन ना करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट होता है वहाँ पे भी सेम वही वाइब्रेशन रिलीज होता है, वो अर्थक्वेक की फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका अपवार्पिंग और डाउन वार्पिंग। अपवार्पिंग और डाउन वार्पिंग में क्या होता है कि आपकी जो अर्थ होती है उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। जिस तरीके से इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होता है कि जैसे आपकी जो नदियां होती है वो अपना रास्ता अपवार्पिंग या डाउन वार्पिंग के थ्रू ही बनाती है, और ये अपवार्पिंग और डाउन वार्पिंग की वजह से जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं वो हमें अर्थक्वेक की फॉर्म में दिखाई देते हैं, ठीक है। ये है प्लेट का मूवमेंट। प्लेट के मूवमेंट में क्या होता है कि जो आपकी जैसे टेक्टोनिक प्लेट जो होती है अर्थ की, जो अलग अलग जैसे पहले यूरेशिया, गोंडवाना लैंड, वो सारे नाम आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये प्लेटों के टूटने से और मिलने से ही बनेंगी ये सारी जगह, ठीक है। तो अब ये जो प्लेटें हैं जब आपस में पास में आती है, तो पास में आती है तो क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है, और जैसे ही ये फोर्स लगाती है कंटिन्यूसली लगाती रहती है, ठीक है। और जब इनकी लिमिट से बाहर हो जाता है तो वहां से क्या होता है कि ये एक दूसरे के या तो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, जैसे फर्स्ट वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको टॉप मोस्ट, इसमें जो राइट वाली लेयर है वो ऊपर की तरफ चढ़ गई है, और जो लेफ्ट वाली है वो नीचे की तरफ उतर गई है, ठीक है। और जब ये जैसे एक दूसरे से डिटेच होती है तो यहाँ पे क्या होता है आपका वाइब्रेशन जनरेट होता है, और वो अर्थक्वेक की फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है। सेकंड वाले डायग्राम में जो आपको मिडिल वाला है उसमें दिखाई दे रहा है, उसमें दोनों लेयर्स जो है राइट और लेफ्ट वाली दोनों जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक है। दूर जाएगी तो क्या होगा, वहां पे वो लेयर जो है टूटेगी, और टूटेगी उस टाइम जो वाइब्रेशन जनरेट होंगे उस प्लेट के टूटने से, तो वो आपको अर्थक्वेक की फॉर्म में दिखाई देंगे। थर्ड वाला जो लोअर मोस्ट डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें जो आपकी प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक दूसरे के अगेंस्ट में मूव कर रही है, ठीक है। ना दूर जा रही है ना पास में आ रही है, बस जस्ट एक दूसरे के पास से चलती हुई ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उनके बीच में जो है जो प्लेट होती है दो टूटती है, या उनके बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो वो वाइब्रेशन की फॉर्म में बाहर आता है, और वाइब्रेशन जो है आपको अर्थक्वेक की फॉर्म में दिखाई देंगे, ठीक है। अब जो इसमें एक रीजन हमने डिस्कस किया था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्रेशर, जो है मैन मेड बॉडीज का, ठीक है। तो जैसे कहीं पे भी एक प्लेन ग्राउंड है और उसके ऊपर हमने अगर जो है रेजरवोयर या लेक वगैरह बनाते हैं, ठीक है। अगर रेजरवोयर या लेक बनाने से पहले उसके ऊपर कोई लोड नहीं था उस सरफेस के ऊपर या उस प्लेन एरिया के ऊपर, ठीक है। और जैसे ही आपने रेजरवोयर बनाया उसके ऊपर पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, ठीक है। वो वाटर जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएगा, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स भी काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो वो जब उस अर्थ के ऊपर सरफेस, जो अर्थ सरफेस है जिसके ऊपर रेजरवोयर या लेक बनी है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वहाँ की जमीन जो है उसके अंदर सेटलमेंट होगा या उसके अंदर चेंजेज आएंगे, ठीक है। और उसकी वजह से जो वाइब्रेशन जनरेट होंगे वो आपको अर्थक्वेक की फॉर्म में दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है मैन मेड बॉडीज से जनरेट होता है उससे जो सेस्मिक वेव निकलती है वो काफ़ी नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड की होती है, या ये कह सकते हैं कि उससे जो अर्थक्वेक निकलता है वो फील नहीं कर पाते, या बहुत रेयर केस होता है, ठीक है। अब ये है आपको मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। आप जो अर्थक्वेक आता है उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इसकी इंटेंसिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को भी मेजर कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए हम रिक्टर स्केल लेते हैं, और इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए मॉडिफाइड मर्केली स्केल यूज में लेते हैं, ठीक है। अब जो मैग्नीट्यूड कब मेजर किया जाता है, जब आपका अर्थक्वेक आता है या उससे पहले जो होता है उस टाइम हम मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं। लेकिन इंटेंसिटी को जब अर्थक्वेक चला जाता है और उसका जो डैमेज होता है उसको देख करके हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। अब जो अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम जो कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही है, या जो सेस्मोग्राफ है उसके ऊपर जो वाइब्रेशन है वो कितना आ रहा है, तो उसको हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। और वो जो है उसके लिए 0 to 10 हमने एब्सोल्यूट नंबर बना रखे हैं, ठीक है। और वो 0 to 10 जो होता है वो उसकी सिविरिटी को शो करता है कि आपका जो है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा था। जीरो के जितना पास होगा उतना ही उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, 10 के पास जितना पास में होगा उतना ही उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इंटेंसिटी स्केल है वो जो एरिया के अंदर जहाँ पे अर्थक्वेक आया उसके डैमेज जो जनरेट हुआ उस डैमेज को देख करके हम क्या करते हैं कि जो इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी को शो करते हैं, उसकी वैल्यू हम 1 to 12 जो होता है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो ये है आपका रिक्टर स्केल और सिविरिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। रिक्टर स्केल में जो है
जैसे जो हमने देखा था 0 to 10 इसकी वैल्यू होती है, अगर 4 से कम है उसके ऊपर वैल्यू रिक्टर स्केल के ऊपर, तो वो आपका जो अर्थक्वेक है उसकी सिविरिटी कितनी होगी, इनसिग्निफिकेंट, मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हो या काफी कम नुकसान होगा, नेग्लेजिबल कह सकते हो। 4 to 4.9 में माइनर होगा सिविरिटी, 5 to 5.9 में डैमेजिंग, 6 to 6.9 में डिस्ट्रक्टिव, 7 to 7.9 में मेजर और मोर देन 8 में ग्रेट। कहने का मतलब अगर 8 से ज्यादा है तो काफी ज्यादा आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये आपका सिविरिटी है वो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे हम देखते हैं और रिक्टर स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों अलग अलग चीजें। मैग्नीट्यूड हम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको देख के करते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा है तो उसके वाइब्रेशन कितने ज्यादा होगा, उसको सेस्मोग्राफ पे मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल के थ्रू मेजर करते हैं और उसकी वैल्यू 0 to 10 होती है। जबकि इंटेंसिटी जो होता है वो मॉडिफाइड मर्केली स्केल से मेजर करते हैं और इसमें जो डैमेज कितना ज्यादा हुआ है उसके बेसिस पे हम उसको शो करते हैं और इसकी वैल्यू 1 to 12 होती है, ओके। अब जो अर्थक्वेक है उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अर्थक्वेक के काफी सारे इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे ये इसकी वजह से फ्लड वगैरह आ सकता है और जो है काफी सारे अदर हैजार्ड हो सकते हैं। जो ये सारे जो भी हैजार्ड इसकी वजह से आते हैं अर्थक्वेक की वजह से, वो सारे कैसे होते हैं, सडन होते हैं, कहने का मतलब एट ए टाइम आते हैं, ठीक है। और आपको बचने का मौका नहीं मिलता, काफी कम मौका मिलता है। जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से आपकी सुनामी आ सकती है, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या डिफॉर्मेशन हो सकता है, ऑब्जेक्ट की फॉलिंग हो सकती है, फायर हो सकता है, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकती है, ठीक है। अब सुनामी जो है वो किस तरीके से आएगी, अर्थक्वेक के आने से सुनामी कैसे आएगी। वर्टिकल सेस्मिक वेव्स, जो हमने पहले बात की थी, अर्थक्वेक जो होता है उसमें दो टाइप की वेव्स निकलती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक नहीं आता है, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक का अगर एपिसेंटर आपका सी जो है उसके सी शोर के पास में होगा, ठीक है, शोर लाइन जो है समुद्र का किनारा है उसके आसपास होगा कुछ किलोमीटर के डिफरेंस में, तो वहां पे क्या होगा कि वो जो सी बेड है वो डिफॉर्म होगा, ठीक है। और उसकी वजह से वहां पे जो हॉरिजॉन्टल वेव्स होगी वो वाटर को ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालेगी, लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो अर्थक्वेक की वेव्स आती है, वर्टिकल जो सेस्मिक वेव होगी वो क्या करेगी, वाटर का अप एंड डाउन मोशन करवाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से सुनामी की रेट होगी। वो सुनामी जब आपकी कोस्ट लाइन में पहुंचेगी या कोस्टल एरिया में पहुंचेगी तो क्या होगा, वहां पे फ्लड, वो वाटर जो है, सी वाटर जो है कोस्टल एरिया के अंदर आ सकता है या लैंड के ऊपर आ सकता है, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, फ्लैश फ्लड की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी मतलब एट ए टाइम पानी भर जाएगा वहां पे जो लो लाइंग एरियाज होंगे उनमें, और वहां पे फ्लड की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो आपका फ्लड जो अर्थक्वेक की वजह से इस तरीके से आ सकता है। नेक्स्ट है आपका ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशन। ग्राउंड जो है आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जहाँ पे एपिसेंटर हो, या जहाँ पे अगर जैसे अर्थक्वेक जो का मोशन हो सकता है तो वहां पे हो सकता है कि दो कहीं पे मतलब कि हिल की टाइप से भी जो ग्राउंड ऊपर की तरफ उठ सकता है, या ट्रेंच भी बन सकती है अगर दो पार्ट है उसके अलग अलग डायरेक्शन मूव करने की वजह से, ठीक है। थर्ड है आपका फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो वस्तुएं हैं जो गिर सकती है, आपकी बिल्डिंग्स गिर सकती है, जो टॉल ऑब्जेक्ट है उनके गिरने का इसमें ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि उनका जो वाइब्रेशन होता है, उनके अंदर वाइब्रेशन टॉल बिल्डिंग के अंदर ज्यादा होगा, उसकी फाउंडेशन की बजाय जो आपका टॉप अगर जितना दूर होगा तो उसमें वाइब्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। जैसे सपोज करो आपके पास एक लकड़ी है, जो लकड़ी का एक डंडा है उसको आपने पकड़ रखा है, ठीक है। उस डंडे को अगर आप बीच में से पकड़ के रखते हो तो उसके टॉप के ऊपर देखते हो बहुत कम वाइब्रेशन होगा या वो हिलेगा नहीं, बहुत कम हिल रहा होगा जो आपको नेग्लिजिबल दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उस लकड़ी के बॉटम से पकड़ के आप उसको ऊपर की तरफ रखो, आप लकड़ी को खड़ा किया उसके बॉटम को पकड़ के रखा है, अब उसके टॉप को देखो, वहां पर आपको काफी ज्यादा वाइब्रेशन दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, टॉल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर वाइब्रेशन का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फॉल कर सकते हैं या वो मतलब कि टूट टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। फायर हो सकती है, फायर की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जब अर्थक्वेक आता है तो जो आपकी शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोई भी केमिकल एक्सप्लोजिव रखा हो या जो गैस सिलेंडर वगैरह होते हैं या गैसेज कहीं स्टोर होती है उनके, उनको अगर डैमेज पहुंचता है जो होती है तो उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है, कहीं पे भी स्पार्किंग वगैरह हो सकती है, तो इनकी वजह से फायर वाले केसेज भी जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। और जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से आपकी स्ट्रक्चर, ब्रिज, बिल्डिंग, डैम ये सारे कोलेप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो अर्थक्वेक है उसकी वजह से इंडिया को 5 अर्थक्वेक जोन में बांटा गया है। पहला है वेरी हाई रिस्क जोन, वो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और कच्छ जो है, कच्छ गुजरात का जो है एरिया, और जो नॉर्थ ईस्ट मतलब हिमालय से जुड़ा हुआ जो पार्ट है वो वाला, ठीक है, वो वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन के अंदर आता है। उससे नीचे नेक्स्ट है हाई डैमेज रिस्क जोन, जैसे नॉर्थन पार्ट ऑफ पंजाब, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, ईटीसी, ये जो है आपके सेकंड जोन में आते हैं। थर्ड है आपका मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, इसमें मीडियम जो है अर्थक्वेक की वो रेंज आती है, उसके बाद में लो डैमेज रिस्क जोन और वेरी लो डैमेज रिस्क जोन, ठीक है। अब जो फर्स्ट
दो जोन है उसके अंदर काफी जो बड़े बड़े अर्थक्वेक वो इंडिया के अंदर आए हैं, या इन दो जोन ने काफी बड़े बड़े अर्थक्वेक जो है फील किए हैं। ठीक है, अब तक की हिस्ट्री को देखा जाए तो अब इंडिया के अंदर जो 597 डिस्ट्रिक्ट में से 233 डिस्ट्रिक्ट जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड जोन के अंदर आते हैं और अर्थक्वेक के केस में काफी वल्नरेबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब कंट्री का एक काफी बड़ा पार्ट जो है अर्थक्वेक से अफेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका अर्थक्वेक है उसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेशन मतलब उसके इफेक्ट को कम करना, उससे जो नुकसान होता है उसको कम करना, या प्रिपेयरनेस करके उससे नुकसान होने ही नहीं देना। ओवरऑल मिटिगेशन का मतलब होता है कोई भी नुकसान जो है उसको कम करना है, उसके इफेक्ट को कम करना। ठीक है, अब जो है अर्थक्वेक उसका मिटिगेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। जो भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाते हैं हम वो बिल्डिंग गाइडलाइंस के अनुसार बनाए, वहाँ के जो अर्थक्वेक जोन है उसके हिसाब से बनाए। ठीक है, अर्थक्वेक जोन जैसे अगर फर्स्ट या सेकंड के अंदर वो बिल्डिंग आ रही है, ठीक है, उसकी लोकेशन फर्स्ट या सेकंड जोन के अंदर है, तो प्रॉपर कोड को फॉलो करना है कि किस तरीके से अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बने ताकि अगर अर्थक्वेक आता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का आए तब तक वो बिल्डिंग खड़ी रहे। ठीक है, और उसको विथस्टैंड कर सके। इसलिए जब हॉस्पिटल, स्कूल या फिर ऐसी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है, पब्लिक बिल्डिंग जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, या फिर जो है कि डिजास्टर के टाइम एक शेल्टर की तरह काम कर सकती है, वहाँ की जो है इम्पोर्टेंस को 1.5 रखा जाता है, जबकि बाकी जो नॉर्मल बिल्डिंग होती है उनकी जो इम्पोर्टेंस होती है उसको 1 रखा जाता है। अगर आप बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। ठीक है, हम कंट्री का एक वल्नरेबिलिटी मैप तैयार कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी मतलब वो एरियाज या पर्टिकुलर पीपल जिनका जो पोटेंशियल काफ़ी कम है अर्थक्वेक को रजिस्ट करने में। ठीक है, नेक्स्ट जो है अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर बना सकते हैं। कहने का मतलब जैसे जगह जगह अगर अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर होगा क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा तो उसकी वाइब्रेशन को मेजर करके वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म किया जा सकता है ताकि लोग उससे बच सके। ठीक है, और अगर अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर है आपके और अर्थक्वेक आपका आकर पास हो चुका है वहाँ से, लेकिन उसके बाद भी आप जो है ये मॉनिटरिंग सेंटर क्या करते हैं कि अर्थक्वेक की सीवियरिटी को देखते हुए वहाँ पर हेल्प पहुँचाने के अंदर यूज आते हैं। ठीक है, अब जो है आपकी बिल्डिंग और जो हाउस है उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो वल्नरेबिलिटी एरियाज के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको, ताकि वो कम से कम नुकसान से, और पब्लिक जो है उनके बीच में अवेयरनेस फैला के जो सेफ्टी टिप्स है उनको शो करके या मतलब उनको सिखा करके हम जो है अर्थक्वेक को मिटिगेट कर सकते हैं। और जो उसकी वजह जो अर्थक्वेक की वजह से सेकेंडरी इफेक्ट जो होते हैं फ्लड, फायर, लैंडस्लाइड, उनसे हम बच सकते हैं अगर हमें जो है इसका मिटिगेशन करते हैं हम प्रॉपर। तो ठीक है, अब जो ये कुछ सेफ्टी टिप्स है, जैसे अगर आप घर के अंदर हैं और आपके पास जैसे कोई टेबल है या चारपाई वगैरह है, तो उसके नीचे अगर आपको तुरंत डाउन होना है उसके नीचे जाना है और आपको वहीं रुके रहना है, क्योंकि ऊपर जो घर के अंदर जो चीज़ें होती है वो अगर गिरती है तो उसकी वजह से आपके हेड वगैरह के अंदर अगर चोट लगती है तो आपकी डेथ वगैरह हो सकती है। ठीक है, या अगर आपकी बॉडी पर कहीं भी कट लगता है तो आपको ब्लड लो कंटिन्यूस क्योंकि उस टाइम हेल्प नहीं ले सकते आप किसी की भी अर्थक्वेक के टाइम, तो आपको फर्स्ट एड पहुंचे उससे पहले आपको अगर काफ़ी मात्रा में अगर ब्लड आपका फ्लो होता है या बाहर निकलता है, क्लोटिंग नहीं हो पाती ब्लड की, तो आपको जो है आपकी डेथ वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है इस तरीके से आपको उपाय अपनाना है। और नेक्स्ट जो टेबल के अंदर भी जब नीचे अगर आप रुकते हैं, ठीक है, तो आपको कॉर्नर की तरफ रुकना है। ठीक है, नहीं कि टेबल के सेंटर में, क्योंकि टेबल के सेंटर में अगर जो चीज़ें ऊपर से गिरती है और अगर कोई हैवी चीज़ गिरेगी तो टेबल जो है सबसे पहले बीच में से टूटेगी, और बीच में से टूटेगी अगर आप उसके जस्ट नीचे हो तो आपको चोट लग सकती है। ठीक है, इसलिए आपको कॉर्नर में रहना होगा। ठीक है, जिस तरीके से फुटबॉल ग्राउंड होता है उसमें 2 गोल पोस्ट होते हैं, तो गोल पोस्ट की शेप जैसे फुटबॉल ग्राउंड की शेप होती है रेक्टेंगल, उसी शेप की आपकी टेबल हो सकती है या आपकी चारपाई हो सकती है। ठीक है, तो आपको जैसे गोल पोस्ट की साइड रहते हैं ग्राउंड के अंदर, उसी तरीके से चारपाई के नीचे कॉर्नर की तरफ रहना है। ठीक है, नेक्स्ट जो रो है उसके अंदर आपको काम डाउन वाला साइन शो हो रहा है। कहने का मतलब जब अगर अर्थक्वेक आता है तो आपको शांत रहना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैनिक होते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, और अगर घर के अंदर है तो जो फर्नीचर वगैरह उनसे दूर रहना चाहिए, विंडोज, लैंप वगैरह, उन सारी चीज़ जो चीज़ें वाइब्रेट होकर नीचे गिर सकती है, टूट सकती है, उन सबसे दूर रहना चाहिए। ठीक है, जैसे लैंप वगैरह होता है उसके अंदर जो कांच, जो ग्लास होता है, जो कांच जिससे वो बने होते हैं, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। विंडो ग्लास जो होता है वो नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अगर आप बाहर की तरफ हो तो आपको बिल्डिंग है कोई उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग वाइब्रेशन की वजह से नीचे गिर सकती है, दीवार नीचे गिर सकती है, या पावर पोल जो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं वो नीचे गिर सकते हैं, या उससे जो वायर जो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी वायर वो टूट गया तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर आप गाड़ी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी जो है उसको वहीं पर रोक दे और जो हैजार्ड लाइट जो होती है उनको ऑन कर दे और व्हीकल के अंदर ही चुपचाप बैठे रहें। ठीक है,
इधर उधर भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसकी वजह से जो है कोई भी चीज़ आपको, ऑब्जेक्ट जो है उससे अगर आपकी उससे स्ट्राइक करते हैं आप, तो आपको चोट लग सकती है। ठीक है, अगर आप व्हील चेयर के ऊपर है तो आप जो व्हील चेयर के ब्रेक लगाएं और उसके बाद में अपना हेड जो है हाथों से या किसी भी चीज़ से कवर करके रखें, ताकि हेड के अंदर चोट नहीं लगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो है अलग अलग सेफ्टी टिप्स है जिनको आप यूज करके अर्थक्वेक को मिटिगेट कर सकते हो। और बाकी ये जो है ये मेन टिप्स है, ये तो आपको जो है कहीं पर आप अगर स्टक हो जाते हैं तो उस टाइम में एट ए टाइम यूज आने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद मेनली जो चीज़ें हैं ये सारी है बिल्डिंग कोड वगैरह मॉडिफाई करना, अवेयरनेस बढ़ाना, अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर, वल्नरेबिलिटी मैप और बिल्डिंग गाइडलाइंस, ये सारी मेन चीज़ें हैं जो हमें अर्थक्वेक को मिटिगेट करने में मेजरली हेल्प करती है। ओके।